Good morning, students. Today we will see our chapter number 9, Up You Go, part 2. Rock climbing. Here I am going to read this first and then explain you, okay? But most of जो पैराग्राफ्स है या फिर जो लेसन है ओवरऑल वो इजी है, तो अगर मैं पढ़ रही हूँ तो आपको ध्यान से इसको सुनना है, तो शायद से एक्सप्लेन करने की उसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. जो हार्ड है वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो रॉक क्लाइंबिंग. वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, then whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. First in the line. यानी ये जो रॉक क्लाइंबिंग है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए उन्होंने 15 किलोमीटर वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर. उन्होंने 15 किलोमीटर क्लाइंब किया टेकला विलेज पहुंचने के लिए. ठीक है, वो नियर अबाउट उसकी हाइट थी 16 मीटर्स. और उनके रग सैक्स में यानी उनके जो पीठ पे बैग होती है उसमें बहुत सारे फूड पैकेट्स या फिर टॉवल, सोप, विसल, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी. इवन जब वो क्लाइंब कर रहे थे तो रॉकी पाथ में उन्हें बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो किए हुए दिखे. देन राम सिंह जो है, वो जो कॉलोनल है, वो सॉ कॉलोनल राम सिंह. वो कहाँ पे स्टैंडिंग थे? 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विथ पेग्स एंड रोप्स के साथ वो 90 मीटर्स हाई खड़े हो गए थे. देन यहाँ पे जब रॉक कर रहे थे तो हमें केयरफुली जो रॉक्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि कहाँ पे हम लोग ये होल्ड कर सके, कहाँ पे हम लोग वो हुक अड़ा सके. ठीक है. देन जो जो ये टीचर थी, ये टीचर जो थी वो सबसे पीछे इस बार नहीं खड़ी थी. वो सबसे फर्स्ट लाइन में खड़ी हुई थी. वो हारी नहीं, तो वो फर्स्ट लाइन में ही खड़ी हुई थी. ठीक है. The instructor tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped, and there I was swinging from the rope. यानी जो इंस्ट्रक्टर थे वो इंस्ट्रक्टर ने उसके वेस्ट में पूरा रोप जो था वो लपेट लिया था. एंड वो अपना जो स्लिंग है वो रॉक में ऐसे अटका अटका के थिक रोप पकड़ के उसको अच्छे से हैंडल करके वो ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे. तो वो ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे जैसे कि वो दौड़ ही रहे हैं, इतने फास्ट वो क्लाइंबिंग कर रहे थे. तो ये जो टीचर है उसने भी वही किया. वो स्लिंग वो डाल के वो भी चलने लगी कि हाँ मैं भी चढ़ूँगी अभी फटाफट. ठीक है. बट उसने जैसे ही फर्स्ट स्टेप डाला वो स्लिप हो गई एंड वो स्विंगिंग फ्रॉम द रोप और वो हैंग होने लगी. ठीक है. वो बिल्कुल लटक सी गई थी. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. यानी जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो आपकी बॉडी आपको 90 डिग्री के एंगल में रखनी पड़ती है. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. फिर मैंने ये सुना कि मेरा जो बैक है वो उसको बेंड नहीं करना, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. अगर जितना बेंड करोगे उतना आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो स्ट्रेट रखना है. देन कीपिंग दिस इन माइंड, I imagine the rock as flat ground
and started to climb up. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. यानी जब आप ऊपर क्लाइंब करते हो तो इतना दिमाग में रखना है कि ये जो क्लाइंबिंग करते वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि हम ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं, जबकि ये सोचना है कि आप जहाँ पे चढ़ रहे हो, आप जहाँ पे चल रहे हो, वो बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड है और फिर आप आराम से उसको क्लाइंब कर सकोगे. और जब मैं नीचे वापस आई तो भी हमें रोप का सहारा लेना पड़ता है. वो स्टेप को यानी रोप से जब उतरते हैं ये लोग तो उसे एक स्पेशल वर्ड है, दैट इज रैपलिंग. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस. और जब मैं उतरी भी वो रोप से नीचे तो मैं बिल्कुल भी डरी नहीं थी. हियर आर सम क्वेश्चन. टेल. नंबर 1, हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वेयर यू स्केयर्ड? डिड यू एवर फॉल? यानी आप कभी ट्री के ऊपर चढ़े हो और तब आपको कैसे लगा? वेयर यू स्केयर्ड, तब चढ़ते चढ़ते आप कहाँ पे डरे? डिड यू एवर फॉल, क्या आप वहाँ से नीचे गिरे? सो द आंसर इज यस, आई क्लाइंब अ ट्री वंस टू pluck mangoes from it. It was quite adventurous. Yes, I was a little scared when I reached at the higher branches. ठीक है. एंड डिड यू एवर फॉल? तो नो, आई हैड नेवर फॉलन डाउन फ्रॉम अ ट्री. यानी हाँ, मैं ट्री के ऊपर एक बार चढ़ी थी. मुझे जब मैंगोज तोड़ने थे तो मुझे इट वॉज क्वाइट एडवेंचरस. मुझे थोड़ा एडवेंचरस जैसे लगा कि वाह, मैं ऊपर चढ़ रही हूँ मैंगो तोड़ने के लिए. ठीक है, तो मज़ा भी आ रहा था. लेकिन मैं थोड़ा सा डर भी गई थी. जब मैं बहुत ऊंचाई के ब्रांच पे जब गई तो मैं डर भी गई थी, लेकिन मैं फॉलन डाउन हुई नहीं, यानी मैं ट्री के ऊपर से नीचे गिरी नहीं थी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? यानी क्या आपने कभी किसी को छोटी सी वॉल जो है उसके ऊपर क्लाइंब करते हुए देखा है? और अगर देखा है तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? यानी एक छोटी सी वॉल के ऊपर चढ़ने में और क्लाइंबिंग हाई रॉक और ऊपर बहुत हाई रॉक्स जो होते पत्थर के ऊपर चढ़ने में आपको क्या डिफरेंस लगा? सो द आंसर इज यस, आई हैव सीन चिल्ड्रन क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल many times. I think climbing a small wall is easier as compared to climbing a high rock, as you are not afraid of falling from height इन दिस केस. यानी हाँ, मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा है जो कि स्मॉल वॉल के ऊपर चढ़ते हैं. ठीक है. और मुझे तभी लगा कि हाँ, ये स्मॉल वॉल पे चढ़ना बहुत इजी है एज़ कंपेयर टू क्लाइंबिंग अ हाई रॉक. जैसे कि अगर स्मॉल वॉल से हम नीचे गिर भी गए तो इतनी हाइट होती नहीं है, तो हमें डरने की बात नहीं, हमें इतना कुछ लगेगा नहीं. लेकिन रॉक के ऊपर से गिरे तो वो बहुत ज़्यादा हाइटेड होता है. तो इन दिस केस क्या होगा वो आपको भी पता है, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फनी इंसिडेंट नाउ. ठीक है, अब यहाँ पे फनी इंसिडेंट उनके साथ क्या हुआ है, लेट्स सी. इट वॉज इवनिंग. Kondonbi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked two big cucumbers and came back. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Kondobi in her own language. We could not understand what she was saying. Kondonbi was trying to explain in her Bizo language which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. By then, our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now we were really scared. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Kondobi's hand. I called out. I called out loudly. Where are you all? Can you hear me? My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches.
Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khon- uh, Khondonbi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last we were with the group again. ये फनी इंसिडेंट में है. इट्स वेरी इजी. जब मैंने पढ़ा हुआ तो आपको पता चल गया होगा. तो भी मैं शॉर्ट में बताती हूँ. ये फनी इंसिडेंट ये था कि इवनिंग हो गई थी. खोंडोन भी जो थी उसे बहुत भूख लगी थी. तो उसके लिए उसने क्या किया, वो एक फेंस से जंप करके, यानी एक फील्ड का फेंसिंग था, ठीक है, तो वहाँ से कंपाउंड था, वो कंपाउंड के ऊपर से जंप करके वो अंदर गई. 2 कुकुम्बर उसने तोड़ के लाए. उसके पीछे जिसके खेती के कुकुम्बर उसने तोड़े थे वो उसके पीछे आई. उसकी बैग उसने ली. ठीक है, कि ये कुकुम्बर क्यों तोड़ के लाए हो, वो मेरे खेती के. तो वो उसने बैग ली. एंड शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोम्बी इन हर ओन लैंग्वेज. और वो अपनी लैंग्वेज में दोनों झगड़ा करते रहे. ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज थी बाकी किसी को समझ में नहीं आई. जो ये टीचर थी उसको समझ में नहीं आई. एंड खोंडोम्बी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिजो. ठीक है, लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी. लेकिन वो दोनों को भी वो समझ में नहीं आई. फाइनली उसने हाथ जोड़ के सॉरी बोला. ठीक है, उसके बाद में जो ग्रुप था उनका वो आगे चला गया और ये दोनों अकेली रह गई. बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था. वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर गई थी. उनके टॉर्चेस भी काम नहीं कर रहे थे और इतने ठंडी में भी वो टीचर को स्वेटिंग आने लगा. ठीक है, और फिर जब उन्होंने टाइटली उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लाउडली चिल्लाने लगे कि बाकी के आप लोग कहाँ हो, आप हमें सुन सकते हो. तो उनका वॉइस जो था वो माउंटेन में इको साउंड आने लगा, डबल साउंड आने लगा. वो दोनों भी बहुत डर गए. फिर विसल, जोर जोर से विसल बजाने लगे. टॉर्च का फ्लैश मारने लगे. लेकिन तो भी उन्हें उनका ग्रुप मिला नहीं. ठीक है, फिर प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वेयर मिसिंग. फिर बाद में अभी तक के तो ग्रुप को पता ही चल गया होगा कि ये दोनों मिसिंग हो गए हैं. ठीक है, वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस. फिर वो ग्रुप वालों ने भी, बाकी अदर मेंबर्स ने विसल देना स्टार्ट किया. तो तब ये टीचर जो थी उसको समझ में आया कि ये सिग्नल है. दैट मीन्स उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग मिसिंग है, तो वो भी हमें ढूंढ रहे हैं. तो वो विसल के आवाज़ को फॉलो कर करके ये दोनों जो है वो चलते जा रहे थे. और ये जो खोंडोम भी है उसने ये सोचा कि हम लोग अगर बातें कर करके जाएंगे तो डरेंगे भी नहीं. तो वो बातें करने लगे. वो मिज़ो लैंग्वेज में मिज़ो सॉन्ग गाने लगी लाउडली. ठीक है, आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स. वो जो मेंबर्स है वो आते हुए उन्हें दिखे. एट लास्ट वी वेयर विद द ग्रुप अगेन. उन्हें उनका ग्रुप मिल गया. अगेन हियर आर सम क्वेश्चंस. Is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand yours? What do you do in such a case? यानी आपके क्लास में कोई ऐसा है जिसका लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है और उसका लैंग्वेज ना आपको पता चल रहा है ना उन्हें. तो what do you do in such a case? तो आप क्या करते हो इस केस में? तो आंसर इज yes, there are few children in my class whose language I do understand. We communicate using a few English words and साइन लैंग्वेज. तो हाँ, ऐसे कुछ बच्चे हैं मेरे क्लास में, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमें थोड़ी समझ में आती है क्योंकि हम लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी और साइन लैंग्वेजेस में भी. ठीक है, जो कि साइन लैंग्वेज में से हमें पता चल जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? व्हाट डिड यू डू देन? या कभी आपका रास्ता आपका रास्ता आप लॉस्ट कर चुके हो, तब आपने फिर क्या किया? तो आंसर इज यस, आई हैड लॉस्ट माई वे 2 to 3 times इन द क्राउडेड प्लेसेस ऑफ सिटी. यानी हाँ, हम लोग जब बहुत रश वाले जगह पे गए, क्राउडेड वाले सिटी में, तो 2 से 3 बार मैं मेरा रास्ता भूल गया था. एट दैट टाइम आई आस्क लोकल पीपल टू हेल्प मी फाइंड द राइट वे. तो उस टाइम मैंने क्या किया, वहाँ के जो लोकल पीपल है उनको मैंने हेल्प मांगी मुझे राइट वे फाइंड करने के लिए.
Then third question is, why do you think खोंडोनबी would have sung loudly? यानी आपको क्या लगता है कि ये खोंडोनबी ने जो सॉन्ग गाया था वो लाउडली क्यों गाया? सो द आंसर इज, आई थिंक खोंडोनबी वुड हैव sung loudly to get over her fear. She would also have sung loudly so that to her group members could listen and find her easily. तो मुझे ऐसे लगता है कि खोंडोम्बी इसलिए ज़ोर से गा रही थी क्योंकि वो डर गई थी, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि उसका गाना ज़ोर ज़ोर से गाते हुए सुन के बाकी के अदर मेंबर्स को वो सुनाई दे और फाइंड हर इजीली, और वो उसे इजीली ढूंढ भी ले. ठीक है. नेक्स्ट इज, हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? व्हाट एंड व्हेन? यानी कभी आपने देखा है कि कोई जो लोग हैं जो जब डरते हैं तो कुछ स्पेशल वे वो इस्तेमाल करते हैं, कोई स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, उनका फियर भगाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ करते हैं, तो वो कौन सी है एंड कब? तो आंसर इज यस, आई हैव सीन मेनी पीपल येलिंग अलाउड वाइल राइडिंग ऑन अ हाई राइज स्विंग. दे सीम टू बी येलिंग टू गेट ओवर देयर फियर. यानी जब हाँ, मैंने देखा हुआ है जब कोई स्विंग करता है, बहुत ऊंचाई पर जाके अगर स्विंग वगैरह करता है तो ज़ोर से चिल्लाते हैं, येलिंग करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाते हैं या ऐसे कुछ करते हैं जिससे उनका ध्यान जो है वो बड़बड़ाने में डाइवर्ट हो और वो उनका फियर भगा सके. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ट्राई. आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग. ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे. लाइक हम लोग दमशराज जैसे खेलते हैं वैसे आप क्लास में कभी ये करके देखो कि आपके फ्रेंड से आप बिना बुक के बात करके देखो विद द एक्शंस. तो देखो उन्हें समझ में आता है या नहीं, या फिर आप एक्शंस बराबर कर पाते हो या नहीं. ओके. लास्ट वन, स्पेशल गेस्ट. अब इसमें स्पेशल गेस्ट कौन है? लेट्स सी. आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल. यस, शी इज द फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर. ठीक है. बचेंद्री पाल जो है वो पहली माउंटेनियर है जो कि माउंटेन पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो वो तो उनके लिए स्पेशल गेस्ट ही हुई, राइट. शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song, Bedu Pako Bara Masa, Kafal Pako Chaita, मेरी चैला. ठीक है. ये जो है वो एक पहाड़ी सॉन्ग है, ओके, जिसके ऊपर वो सब नाच रहे थे. बचेंद्री पाल भी ज्वाइन हुई थी. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. तब उन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि ये जो बचेंद्री पाल है, ये बचेंद्री पाल एक्चुअल है कौन, जो कि है वो फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. उसने हिस्ट्री क्रिएट की थी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के, इंडियन वुमन. ओके. तो ये थी उनकी स्पेशल गेस्ट. ये डेट थी 15 फरवरी 1984. ओके. सो हियर इज आवर पार्ट 2 ऑल्सो completed. होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस. एंड योर टूडेज होमवर्क इज यू जस्ट रीड दिस चैप्टर. जो पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ठीक है. टिल दिस पेज नंबर 83 you have to read again. Fine. So in next lecture we will see our part 3. Till then, take care. Bye bye.